वो एक बड़ी केमिकल फैक्ट्री थी। चारों ओर वीरानी फैली हुई थी। अचानक उस बड़े से फैक्ट्री के अंदर से उस रात बेहद डरावनी आवाजें गूंजने लगी और फैक्ट्री के अंदर एक तेज धमाका हुआ। अचानक एक कार तेजी से फैक्ट्री के अंदर से निकलकर सुनसान सड़कों पर दौड़ने लगी। उस कार को कोई और नहीं बल्कि 22 साल की एक खूबसूरत लड़की अर्चना चला रही थी। उसका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में किसी अनजाने खतरे की दहशत साफ नजर आ रही थी। वो कार को सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ा रही थी, जैसे मौत खुद उसके पीछे दौड़ रही हो। कुछ वक्त बाद अर्चना ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। फोन दूसरी ओर से उसके भाई अतुल ने उठाया। हाँ अर्चना, क्या हुआ? इतनी रात को क्यों फोन किया? सब कुछ ठीक तो है? भैया भैया ये बात गौर से सुनिए। मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ। इससे पहले कि अर्चना कुछ और कहती, फोन कट जाता है। हेलो हेलो। उसी वक्त अचानक उसकी कार के सामने एक खौफनाक और अजीब सी परछाई सामने आ जाती है। डर के मारे अर्चना ने जोर से ब्रेक दबाया। अगले ही पल कार पूरी तरह से टकराई और जोरदार धमाके के साथ एक खौफनाक ब्लास्ट हुआ। पूरी कार आग और धुएं में तब्दील हो गई। इस खौफनाक घटने के 5 साल बाद रविपुरम, जो अभी भारत का जाना माना इंडस्ट्रियल टाउन था, अब एक खामोश कब्र बन चुका था। समंदर के किनारे बसा ये शहर कभी अपनी बड़ी सी केमिकल फैक्ट्री के लिए मशहूर था, जहां हजारों मजदूर काम किया करते थे। लोग इसे रोजगार का शहर कहते थे। बच्चे स्कूल जाते थे, शाम को बाजार खुलते थे और फैक्ट्री की सीटी पूरे शहर की धड़कन बन चुकी थी। मगर लगभग 5 साल पहले एक रात रविपुरम अचानक मर गया। उस रात फैक्ट्री में एक भयानक विस्फोट हुआ था। सरकारी रिपोर्ट में इसे टॉक्सिक गैस लीकेज कहा गया। सैकड़ों मजदूर फैक्ट्री के अंदर ही फंस गए। कुछ की मौत हो गई थी तो कुछ गायब हो गए थे। उसके बाद पूरे इलाके से इंसानों के लापता होने की खबरें आने लगी थीं। सरकार ने उस इलाके को रेस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया था। कोई भी अंदर नहीं जा सकता था, कोई सवाल नहीं पूछ सकता था। रविपुरम अब एक जहरीला भूतिया शहर बन चुका था। दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में अतुल शाम को थका हारा अपने ऑफिस से लौटकर घर आता है। घर के अंदर कदम रखते ही उसकी नजर अपनी बहन अर्चना के तस्वीर पर पड़ती है। अतुल धीरे धीरे उस तस्वीर के पास जाता है। दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी कहे अर्चना, लेकिन मेरा मन अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि तुम इस संसार में नहीं हो। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे एक दिन जरूर मिलोगी। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। अतुल चुपचाप किचन में गया और खुद खाना बनाकर खाने लगा। कुछ वक्त बाद वो अपने बेडरूम में पहुंचा और सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही वक्त में वो गहरी नींद में चला गया। अतुल को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उसने खुद को एक फैक्ट्री के अंदर खड़ा पाया। चारों ओर गहरा अंधेरा था और हवा में जहरीली धुंध तैर रही थी। दीवारों से रिसता हुआ केमिकल जमीन पर टपक रहा था। ये क्या? मैं तो सो रहा था, फिर मैं यहाँ कैसे आ गया? तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। भैया, मैं आपके पीछे हूँ। अतुल जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने अपनी बहन को देखा, मगर ये वो अर्चना नहीं थी जिसे वो जानता था। इसकी आंखें सड़ी हुई थीं, त्वचा झुलसी हुई थी। तुम्हें क्या हो गया है? भैया, मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे निकालो। वो हमें नहीं छोड़ रहे, हमें आजाद कर दो, हमें आजाद कर दो। अचानक अतुल की आंखें फड़फड़ाते हुए खुल जाती हैं। अतुल बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। फिर से वही खौफनाक सपना। पिछले 5 सालों से ये सपना मुझे लगातार क्यों आ रहा है? जरूर इस सपने का मेरी बहन से कोई न कोई लेना देना है। कुछ वक्त बाद उसने फिर सोने की कोशिश की, मगर नींद नहीं आई। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले अतुल ने अपना कंप्यूटर खोला। उसने 5 साल पुराना मेल देखा जिसे वो रोज पढ़ता था। उस मेल में लिखा था
कि अर्चना की मौत एक हादसे में हो गई थी और बदकिस्मती से उसका कोई शव नहीं मिला था। अतुल कुछ देर तक स्क्रीन को घूरता रहा और फिर कंप्यूटर बंद कर दिया। तभी अचानक डोरबेल बजती है। अतुल उठकर दरवाजा खोलने चला जाता है। बाहर उसकी गर्लफ्रेंड तान्या और उसका दोस्त गौरव खड़े थे। अतुल हल्की मुस्कान के साथ दोनों को अंदर लाता है और ड्राइंग रूम में बैठाता है। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे तुम रात भर नहीं सोए। हाँ, रात भर मुझे नींद नहीं आई। तान्या अचानक संजीदा हो जाती है। कल मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा था, टॉक्सिक रविपुरम एक्सपेरिमेंट एक्सपोज्ड। ये सुनकर अतुल चौंक जाता है। क्या? बताओ, कहाँ है वो वीडियो? मैंने वीडियो में देखा था कि एक यूट्यूबर बता रहा था कि रविपुरम फैक्ट्री में सरकार और कंपनी में मिलकर इंसानों पर केमिकल एक्सपेरिमेंट किया था। उन्हें जहर दिया गया था। लोग मरे नहीं बल्कि चलती फिरती लाशों में तब्दील हो गए। ना पूरी मौत ना पूरी जिंदगी। वीडियो अपलोड होने के कुछ ही देर बाद उसे YouTube से डिलीट कर दिया गया और अब उसका कहीं कोई निशान नहीं है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। हो सकता है सरकार ने उस यूट्यूबर को ही गायब करवा दिया हो। जरूर कोई ऐसा रहस्य है जिसे सरकार हमसे छुपा रही है। वरना बताओ, रविपुरम शहर एक ही रात में लाशों में कैसे बदल गया? और आखिर वहाँ ऐसा क्या है कि उस इलाके में सरकार किसी को जाने ही नहीं देती? यहाँ तक कि उसके बारे में बात करना भी मना है। अतुल गहरी सोच में डूब जाता है। तुम दोनों सही कह रहे हो। जरूर वहाँ कोई बड़ा राज है। मैं तो बस उस दिन को कोसता हूँ जब मेरी बहन अर्चना फार्मास्टेक कंपनी में काम करने गई थी और मैंने उसे उसकी इजाज़त दी थी। फिर एक दिन कंपनी ने उसे रविपुरम फैक्ट्री में किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए भेजा और उसके बाद वो कभी घर नहीं लौटी। बस कंपनी ने औपचारिक मेल भेज दिया कि अर्चना की मौत एक हादसे में हो गई है, लेकिन कोई शव नहीं मिला और फाइल बंद कर दी गई। लेकिन अर्चना के गायब होने का मेल आने के कुछ दिन पहले रात के समय अर्चना का मेरे पास फ़ोन आया था और फ़ोन पर वो बहुत ही घबराई हुई थी और उसने बस इतना कहा कि वो मुझे बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाली है। और फिर उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने दोबारा फ़ोन लगाने की कोशिश की लेकिन फिर फ़ोन नहीं लगा और उसके बाद अर्चना की मौत की खबर मिली। गौरव कुछ वक्त तक चुप रहा और फिर बोला, इतने लोगों का अचानक गायब होना, वीडियो का हट जाना, मेरी बात पर विश्वास करो अतुल, मुझे लगता है कि ये सब एक्सीडेंट नहीं है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम सब से छुपाया जा रहा है। अतुल ने तान्या की ओर देखा। अब मुझे तुम दोनों की बातों पर सच्चाई नजर आने लगी है, क्योंकि जब से मेरी बहन अर्चना गायब हुई है तब से मुझे एक ही सपना आता है। इतना कहकर अतुल अपने ख्वाब के बारे में दोनों को बताते हुए कहता है, और सपने में अर्चना मुझसे यही कह रही होती है, हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। कमरे में कुछ देर के लिए एक डरावनी खामोशी छा गई। तान्या गहरी सोच में डूब गई। मुझे लगता है कि हम तीनों को वहाँ जाना चाहिए। गौरव चौंक गया। लेकिन वहाँ जाना तो मना है ना? जानती हूँ, इसलिए हम तीनों को वहाँ चुपचाप जाना चाहिए। अगर हम कोशिश करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो। वो इलाका सरकार ने सील किया है, लेकिन वहाँ जाने के और भी कई रास्ते हैं। अतुल मैप निकालता है। पिछले 5 सालों से मैं यही सोच रहा था, लेकिन वहाँ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन अगर मेरे दोनों दोस्त मेरे साथ हैं, तो फिर मुझे किस बात की चिंता है? गौरव की आंखों में डर नजर आता है। बात तो सही है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि उस घटना के बाद वहाँ से गुजरने वाले आम नागरिक भी गायब हो गए थे। फिर उन घटनाओं के बाद ही उस रोड को भी सील कर दिया था और उसे इन्फेक्टेड टॉक्सिक जोन घोषित कर दिया था। जरूर कोई बड़ा और गहरा राज है। हमें चलना चाहिए। मुझे लगता है कि समय आ गया है ये जानने का कि आखिर उस शहर के साथ और मेरी बहन के साथ क्या हुआ था। कुछ ही वक्त में तीनों का प्लान बन जाता है। अगले दिन वो तीनों तैयार होकर अपनी कार में बैठकर रविपुरम की ओर निकल पड़ते हैं, उस जहरीले शहर की ओर जहां से अब तक कोई सच्चाई जिंदा वापस नहीं आई थी। कई घंटों के सफर के बाद अचानक अतुल ने अपनी कार जंगल के किनारे रोक दी। चारों ओर घनी खामोशी फैली हुई थी और दरख्तों के बीच एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी।
क्या हुआ? तुमने कार क्यों रोकी? इसके आगे हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। अगर हम कार लेकर आगे गए तो पुलिस हमें रोक लेगी। अतुल ने मैप निकाला। मैप के अनुसार इस जंगल से होते हुए हम पैदल कुछ ही घंटों में रविपुरम पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। तीनों जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कई घंटों के बाद वो तीनों रविपुरम पहुंच गए। पूरा शहर वीरान पड़ा था। घरों के बाहर कपड़े लटके हुए थे, जैसे लोग अचानक सब कुछ छोड़कर गायब हो गए हों। देखो, घरों के बाहर कपड़े लटके हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ जिंदगी अचानक थम गई हो। चलो आगे चलते हैं। घूमते घूमते वो तीनों एक उजड़े हुए घर के अंदर पहुंच गए। अंदर घुसते ही एक सड़ी हुई बदबू उनकी नाक से टकराई। ओह माय गॉड! यहाँ तो बहुत भयंकर बदबू आ रही है। गौरव की नजर सामने रखे सड़े हुए खाने पर पड़ी। तानिया, जरा वहाँ देखो, वहाँ खाना पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ खाना खा रहा था और अचानक उठकर चला गया हो। खाना वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, बस सड़ चुका है। बदबू इसी से आ रही है। तभी अचानक तीनों के कानों में एक खौफनाक आवाज टकराई। उस आवाज को सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसी आवाज थी? पता नहीं, ये शहर तो पूरी तरह वीरान था ना। अगले ही पल घर का एक दरवाजा जोर से टूटता है और अंधेरे के बीच दो लाल चमकती आंखें नजर आती हैं। वो आंखें ऐसी थीं जैसे किसी मरे हुए शरीर के अंदर जल रही आग हो। आखिर ये कौन है? वो लाल आंखों वाला प्राणी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगता है। उसके चेहरे का मांस जगह जगह से फटा हुआ था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसका चलना किसी इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये तो किसी भी एंगल से इंसान नहीं लग रहा। तानिया, ये तो बिल्कुल जीता जागता ज़ॉम्बी लग रहा है। अगले ही पल वो खौफनाक इंसान बड़ी फुर्ती से तानिया की ओर बढ़ा। अतुल और गौरव कुछ समझ पाते इससे पहले ही उसने अपने दांत तानिया की गर्दन में गड़ा दिए। मुझे बचाओ! मुझे बचाओ! मुझे बचाओ! अतुल और गौरव उस ज़ॉम्बी जैसे इंसान को तानिया से अलग करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी। उसने एक ही झटके में दोनों को हवा में उछालकर पीछे फेंक दिया। तानिया चीखते चीखते वहीं दम तोड़ देती है। अतुल की आंखों से आंसू बहने लगे। तानिया मर चुकी है अतुल। अगर अपनी जिंदगी बचानी है तो यहाँ से भागो। मुझे लगता है ये ज़ॉम्बी शहर में अकेला नहीं है। हो सकता है रविपुरम में इसके जैसे बहुत हो। गौरव अतुल का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर खींच लाता है। तभी वो ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला मानव भी बाहर आ जाता है और एक खौफनाक आवाज निकालने लगता है। ये कैसी आवाज निकाल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी को चेतावनी दे रहा हो, जैसे किसी को बुला रहा हो। अगले ही पल पूरे रविपुरम में एक खौफनाक आवाजों का शोर गूंजने लगता है। मेरा शक सही निकला। इस शहर में ये ज़ॉम्बी अकेला नहीं है, ऐसे बहुत से ज़ॉम्बीज हैं। हमें यहाँ से भागना होगा। अचानक पूरे शहर में उठ रही खौफनाक आवाजें और तेज हो जाती हैं। वो शोर जैसे हर गली, हर खंडहर और हर टूटी इमारत से निकल रही थी। गौरव घबराकर चारों ओर देखने लगता है। तभी उसकी नजर दूर खड़ी एक जली हुई फैक्ट्री पर पड़ती है। हमें उस फैक्ट्री के अंदर छुपना होगा। मुझे लगता है कि इस तरह के दिखने वाले ज़ॉम्बीज चारों ओर से हमें घेरने आ रहे हैं। चलो वहां जाकर छुपते हैं। गौरव और अतुल अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने लगते हैं। कुछ ही वक्त में वो फैक्ट्री के अंदर पहुंच गए। फैक्ट्री के अंदर कदम रखते ही उनकी नजर चारों ओर पड़ी हुई जली हुई लाशों पर पड़ी। जली हुई चमड़ी, काले पड़े शरीर और हवा में फैली मौत की बदबू उस जगह को और खौफनाक बना रही थी। यहाँ तो जली हुई लाशों का ढेर लगा हुआ है। लगता है ये मजदूर होंगे। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से शायद ये कभी बाहर निकल ही नहीं पाए। अचानक उन जली हुई लाशों में हलचल होने लगती है। काली पड़ी उंगलियां हिलने लगती हैं, गर्दन झटके से उठती है और सड़ी हुई आंखें खुल जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? ये सब तो मरे हुए लोग थे ना। देखने से तो लग रहा है कि इन्हें जले हुए काफी समय हो गया है।
अगले ही पल वो जले हुए मजदूर उठकर खड़े हो गए। वो अपनी गर्दन बड़े ही अजीब से तरीके से इधर उधर घुमाने लगे। ये भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ये ना मरे हैं न जिंदा हैं। ये ज़ॉम्बीज हैं। इसका मतलब वो यूट्यूबर सही कह रहा था। यहाँ जरूर कोई बहुत भयानक प्रयोग चल रहा है। अगले ही पल वो जले हुए ज़ॉम्बी मजदूर अतुल और गौरव की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक गौरव के कानों में एक जानी पहचानी आवाज टकराई। यहाँ आ जाइए, नहीं तो वो सारे ज़ॉम्बीज आपका खून पी जाएंगे। अतुल चौंक गया। ये तो मेरी बहन अर्चना की आवाज है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। अर्चना जिंदा है। चलो जल्दी। और दोनों ने आवाज की दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त में वो फैक्ट्री के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां चारों ओर गहरी खामोशी फैली हुई थी। अगले ही पल अर्चना बाहर आ गई। उसे देखते ही अतुल का शरीर कांप उठा। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो अपने सपने में देखता आया था। अर्चना, ये तुम्हें क्या हो गया? अर्चना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अब इंसान नहीं हूँ। मेरे शरीर के अंदर खून नहीं बल्कि केमिकल बह रहा है। मैं एक तरह से टॉक्सिक बन चुकी हूँ। बाहर जो मजदूर तुम्हें मिले उनके शरीर के अंदर भी वही भयानक प्रयोग किया गया था। वो सब टॉक्सिक है। लेकिन तुमने हम पर हमला क्यों नहीं किया? हमने तो सुना है कि ज़ॉम्बी अपना पराया नहीं पहचानते। अर्चना की आंखों से आंसू टपकते रहे। बस यूँ समझ लो कि मैं अपनी इच्छा शक्ति से खुद को ज़ॉम्बी बनने से रोक रही हूँ, मगर मैं ज़्यादा देर खुद को रोक नहीं पाऊंगी। मैंने किसी का खून नहीं पिया है। मैं बस भैया के इंतजार में खुद को भूखा प्यासा रखे हुए थी, मगर अब मेरी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ रही है। अतुल की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अर्चना की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। जब मैं यहाँ आई थी तब मैंने देखा कि यहाँ एक बहुत भयानक प्रयोग चल रहा था। हमसे झूठ बोला गया कि ये एक केमिकल फैक्ट्री है, लेकिन सच में ज़ॉम्बी बनाने की फैक्ट्री थी। यहाँ इंसानों को ज़ॉम्बी में बदला जा रहा था ताकि उनके शरीर से नई नई दवाइयाँ बनाए जा सकें। उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा घुल चुका था। लेकिन अचानक एक्सपेरिमेंट नाकामयाब हो गया। जब वैज्ञानिकों ने मजदूरों को ज़ॉम्बी बनाया था, उन्हीं मजदूरों ने उन्हें काट लिया और फिर धीरे धीरे उन्होंने सारे मजदूरों को मारकर ज़ॉम्बी बना दिया। अब सरकार को ये पता चला, तब उसने फैक्ट्री में भयानक विस्फोट करा दिया और पूरे शहर को कब्रिस्तान बना दिया ताकि ये सच दुनिया को पता ना चले। सबको झूठ बताया गया। अर्चना की आंखों में नफरत और दर्द एक साथ चल रहे थे। मैं ये राज जानती थी। मैंने भागने की कोशिश की, आपको फ़ोन लगाया, मगर बदकिस्मती से कॉल कट हो गई। मेरी कार के सामने एक ज़ॉम्बी आ गया। कार टकरा गई और उसने मुझे भी काट लिया। तो सरकार इन सबको कब तक रोक पाएगी? अगर ये रविपुरम से बाहर निकल गए तो पूरी दुनिया को ज़ॉम्बी बना देंगे। लेकिन आप इसका अंत कर सकते हैं। अतुल चौंक गया। कैसे? इसी फैक्ट्री के अंदर बेसमेंट में इस फैक्ट्री का मालिक राघव रहता है। वो भी ज़ॉम्बी बन चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो एक ऐसा ज़ॉम्बी है जो इंसानों की तरह सोच सकता है, और वही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उसने यहाँ से गुजरने वाले कई इंसानों का खून पिया है। जहाँ वो रहता है वहाँ एक गैस कैप्सूल है। अगर उस कैप्सूल को फैक्ट्री से बाहर तोड़ दिया जाए तो उससे निकलने वाली गैस सारे ज़ॉम्बी को ख़त्म कर देगी। राघव ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि सब खत्म होने का मतलब उसकी खुद की मौत है। तो फिर मुझे वहाँ ले चलो। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अतुल की आंखों से आंसू गिरते रहे। वो अर्चना के बताए रास्ते की ओर बढ़ गया। कुछ ही वक्त में अतुल और गौरव फैक्ट्री के एक गहरे बेसमेंट में पहुंच गए। वहां एक खौफनाक दिखने वाला इंसान था जिसकी आंखों में नर्क जैसी चमक थी। उन दोनों को देखकर उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई।
सरकार ने तो हाईवे तक आने जाने वालों पर रोक लगा रखी है। काफी समय से मैंने इंसानी खून नहीं पिया, लेकिन अब तुम दोनों का ताजा खून पीकर मैं और ताकतवर हो जाऊंगा। तभी गौरव की नजर उसकी टेबल पर रखे एक बड़े कैप्सूल पर पड़ती है। वो कैप्सूल जल्दी से उठाओ। अतुल दौड़कर कैप्सूल उठा लेता है। राघव सब समझ जाता है और झपट कर गौरव को पकड़ लेता है। उसने अपने दांत गौरव के गर्दन में गड़ा दिए। गौरव गिर पड़ा। राघव अतुल को खूंखार नजरों से देखने लगा। अतुल समझ गया कि अगर वो एक पल भी रुका तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। वो पूरी ताकत से दौड़ता हुआ फैक्ट्री से बाहर निकल गया। फैक्ट्री के बाहर अब भी खौफनाक आवाजें गूंज रही थी। अतुल के सामने अचानक तान्या ज़ॉम्बी की तरह सामने आ गई। दूसरी ओर गौरव भी भयानक चेहरे के साथ उसकी ओर बढ़ने लगा। दोनों अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। अतुल की आंखें भर आईं। तभी फैक्ट्री की ओर उसे अर्चना नजर आई। भैया, ये दोनों आपके दोस्त हैं जो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। भावनाओं में मत बहिए, इस किस्से का अंत कीजिए। अतुल ने कांपते हाथों से गैस कैप्सूल जमीन पर फेंक दिया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। काला जहरीला धुआं चारों ओर फैल गया। कुछ ही सेकेंड्स में जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन लाशों में आग लग गई और पूरा रविपुरम जलती हुई कब्रगाह बन गया। अतुल आंसू भरी आंखों से उसी रास्ते पर वापस चल पड़ा जिस रास्ते से वो इस जहरीले शहर में आया था। उसके पीछे जलता हुआ रविपुरम था।